हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 सितंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ पर आपको सारे दिन की हिंदू की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत दिन से बनी हुई थी और अब इस पे क्या दिया है, एससी ने अपना रिजल्ट दे दिया है, यानी कि एससी ने अपना डिसीजन दे दिया है। तो एससी एक्सिस 51 ईयर्स ओल्ड, कब सिंगल वुमेन्स गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स। यानी कि एससी ने क्या कर दिया है, 51 ईयर्स जो कब बने हुए थे, यानी कि जो अड़चन बनी हुई थी 51 साल से पहले, अब उसको तोड़ दिया है और सिंगल वीमेंस को इक्वल राइट्स दे दिए हैं कि वो अबॉर्शन कर सकती हैं। Bench says prohibiting single women with pregnancies up to 24 weeks from accessing abortion, while allowing married women with the same term to get the care amounted to discrimination. एससी ने ये कहा, बेंच ने ये कहा एससी से बेंच ने ये कहा एससी से, अगर आप किसी मैरिड वीमेंस को अबॉर्शन का राइट दे रहे हो तो आपको सिंगल वीमेंस को भी अबॉर्शन का राइट देना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ को डिसीजन लिया है एससी ने बोला है, अगर आप सेक्सुअल असोल्ट करते हो वाइफ के साथ तो वो भी क्या होगा, एक फॉर्म ऑफ रेप माना जाएगा। सेक्सुअल अफोर्ड बाय मैन ऑफ हिज वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप, सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन थर्सडे इन ए सिग्निफिकेंट जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। इसको क्या बोलते हैं, मैरिटल रेप बोलते हैं। At present not recognized as an offence under the Indian Penal Code IPC, the other court said this is an judgment on the single woman's rights to abortions। ये उसके साथ आया है, जबकि एससी ने जो डिसीजन लिया है वो किसके लिए लिया है, सिंगल वुमेन्स को आप क्या कर सकती हैं, वो अबॉर्शन भी करा सकती हैं 24 वीक्स के बाद, अबॉर्शन के 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के। तो अब आर्टिकल में इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अबॉर्शंस, और अबॉर्शंस के लिए कौन कौन से लॉस बनाए गए हैं इंडिया में, वो पूरा डिटेल में इस आर्टिकल में हम पढ़ लेंगे। तो अबॉर्शन की बात करें इंडिया में तो एक लीगल माना गया था इसे 1971 में, जब इंट्रोडक्शन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। एक्ट को अमेंड किया गया था 2003 में, के अनेबल कर दिया गया वुमेन्स के लिए कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज करा सकती हैं। इन 2021 में एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंड किया गया 2021 में, और पास किया गया इस अमेंडमेंट को 1971 के अमेंडमेंट से जो एक्ट बनाया था, including all women being allowed to seek safe abortion services on ground of contraceptive failure, increase in gestations limit of 24 वीक्स। यानी कि अगर आपको अबॉर्शन कराना है सिंगल्स वीमेंस को तो उनको 24 वीक्स में प्रेगनेंसी के अबॉर्शन कराना होगा, उसके बाद वो नहीं करा सकती। फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीमेंस एन ओपिनियन ऑफ वन प्रोवाइडर रिक्वायर्स अप टू 20 वीक्स ऑफ इंगेस्टेशंस, अबॉर्शन कैन नाउ बी परफॉर्म अंटिल 20 वीक्स। पहले ही क्या था, 20 वीक्स तक बनाया गया था इसको, अब इसको 24 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी के अबॉर्शन करा सकते हैं। हैज़ कम इन फोर्स बाय नोटिफिकेशन, एक जारी की गई है 24 सितंबर 2021 में। Abortion is covered 100% by the government public national health insurance funds, Ayushman Bharat and employment state insurance, with the package rate for surgical abortion being set for 15,500 which includes consultations therapy। यानी कि अगर आप अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो 100% आपको गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेशनल इंश्योरेंस फंड मिलेगा, आयुष्मान भारत मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टेट में इंश्योरेंस मिलेगा, और सर्जिकल अबॉर्शन के लिए आपको 15,500 रुपीज़ भी दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप कंसल्टेशन कर सकती हैं, थेरेपी ले सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकती हैं, मेडिकेशन कर सकती हैं, यूएसजी एंड कोई भी ट्रीटमेंट को फॉलोअप कराया जा सकता है। मेडिकल अबॉर्शंस द पैकेज रेट इज सेट फॉर 1500 which includes consultation and USG। When a woman gets pregnant, terminating voluntaries from service provider, it is called induced abortions। जब भी प्रेगनेंस होती है कोई वुमेन्स और वो टर्मिनेट कराती है अपनी प्रेगनेंसी को तो उसको बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज द लॉस ऑफ वुमेन्स प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक। अगर लगातार अबॉर्शंस की बात की जाए, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की बात की जाए, तो एक वुमेन्स की प्रेगनेंसी को लॉस करना है उसके 20th वीक के पीरियड में। दैट कैन बी बहुत फिजिकल एंड इमोशनली पेनफुल, जो कि बहुत फिजिकल और इमोशनली पेनफुल होगा। कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिसकैरेज। अब देख लेते हैं अबॉर्शंस के लिए लॉ जो इंडिया में बने हुए हैं। तो अबॉर्शन लॉ इंडिया बिफोर 1999 में इंडियन पेनल कोड 1860 आया था।
बिफोर 1971 में अबॉर्शन को क्या कर दिया गया था, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था अंडर द सेक्शन ऑफ 312, अंडर द सेक्शन ऑफ 312 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में जो इंडियन पेनल कोड आया था उसके अंदर सेक्शन 312 था, उसके अंदर क्रिमिनलाइज किया गया था अबॉर्शंस को। डिस्क्रिप इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया था कि ये क्या है, एक मिसकरेज की वजह से हो जाता है। एक्सेप्ट इन केस वेयर अबॉर्शन वाज कैरिड आउट टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन, उस केस में इसको लीगल किया गया था। अगर माँ की जान बच रही हो, बच्चे की जान चली जाए तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अगर माँ की जान नहीं बच रही तो आप बच्चे को नहीं अबॉर्शन करा सकते उसका। इट वाज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये पनिशेबल ऑफेंस था 1860 में जो आईपीसी के अंडर था। वुमेन्स प्रोवाइडर्स विद whoever voluntaries cause a woman with child to miscarry facing 3 years in prison and or fine। अगर कोई women's ऐसा कराती है तो उसको 3 साल की जेल होगी और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। इट वाज इन 1960 में जब अबॉर्शन को लीगल किया गया 15 कंट्रीज में। डिलिब्रेशन ऑन ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंड्यूस अबॉर्शन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड। अलार्मिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अबॉर्शन टेकिंग प्लेस पुट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलर्ट पर आ गई। इससे एड्रेस किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट भी क्या ले, इसको लेकर एक कमेटी बनाए। जो कमेटी बनाई भी गई 1964 में, संथीलाल शाह, आपको याद रखना है इसको, संथीलाल शाह की एक कमेटी बनाई गई थी 1964 में। अबॉलिशंस जो हो रहा था किस चीज़ का, अबॉर्शंस का, उस चीज़ को लेकर 1964 में उसको स्टडी करने के लिए टू कम अप विद द सजेशन टू ड्राफ्ट द एबॉलिशन लॉ फॉर इंडिया। अबॉर्शन लॉ को ड्राफ्ट किया गया उसके सजेशंस पे। रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वर एक्सेप्टेड, उनके रिकमेंडेशंस को 1917 में क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया गया पार्लियामेंट में, और उसको बना दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, और बिल को पास कर दिया गया 1971 में एज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो एक्ट में बदल गया। शाह कमेटी की कुछ हाइलाइट्स ये थी, शाह कमेटी ने को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में। कमेटी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लिया था कमेटी ने सोशल, कल्चर, लीगल और मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ अबॉर्शंस का। कमेटी ने 1966 में रिकमेंड किया कि वो क्या करें, अबॉर्शंस को रिपोर्ट्स करें, यानी कि अगर अबॉर्शन कर रही है कोई वीमेंस को रिपोर्ट्स करें, उसको हेल्दी लाइफ दे, उसको कंपनसेशन दे, और उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे क्या दे, हेल्प कराएं गवर्नमेंट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट populations of 500 million, number of abortions per years will be 6.5 million से 2.6 मिलियन नेचुरल एंड 3.9 मिलियन इंड्यूस। अबॉर्शन इंसिडेंस की बात करेंगे इंडिया में, तो स्टडी कंडक्ट की गई थी 2018 में। इसमें एस्टिमेट लगाया गया था कि 15.6 मिलियन अबॉर्शन क्या देखने को मिले हैं इंडिया में 2015 में देखने को मिले हैं। एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस आर एक्सेप्टेड टू बी अनसेफ, इसमें एक ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन आया था जिसमें ये क्या था, अनसेफ था। अनसेफ अबॉर्शंस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल mortality leading to the death of 10 women each day and thousands more facing morbidities. There is a need to understand that women's access to CAC services and preventing deaths and disabilities faced by them। अब हमें एक और एक्ट पढ़ना है, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ने लीगल फ्रेमवर्क दे दिया कि हम CAC सर्विसेज को अवेलेबल कराएंगे इंडिया में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज परमिटेड फॉर ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज डिटेल्ड बिलो। यानी कि इसने कह दिया कि अगर आप चाहते हैं तो 20 वीक्स में क्या करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। उसमें आपको कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी, वो कंडीशन ये नीचे दी गई हैं। When continuous of pregnancy is risks to life of pregnant women or could cause grave injury to her physical or mental health। अगर वुमेन्स की लाइफ को खतरा है तो वो अबॉर्शन करा सकती है। अगर उसको इंजरी हो सकती है और फिजिकल और मेंटली हेल्थ उसकी बिगड़ सकती है तो ये अबॉर्शन करा सकती है। ये कंडीशंस थी। When there is a substantial risk that the child, if born or dead, would be seriously handicapped due to physical or mental abnormalities, यानी कि अगर चाइल्ड कैसा होगा, हैंडीकैप्ड वगैरह होगा और चाइल्ड का रिस्क है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। Pregnancy is caused due to rape, presumes to cause grave injuries to mental health of the woman. When pregnancy is caused due to failure for contraceptives used by married women or her husband, presumes to constitute grave injuries to the mental health of the women. When the socio-economic condition of the family is poor and couple already has 2-3 children, ये भी बताया गया है इसमें अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है फैमिली की और कपल के पास ऑलरेडी 2 से 3 चाइल्ड हैं तो वो अबॉर्शन करा सकती है। अब हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि अबॉर्शंस के बारे में क्या क्या लॉ हैं, अबॉर्शन क्या होता है इंडिया में।
तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। अभी क्या कह रहा है, यूनेस्को ने एक लिस्ट को जारी किया है जिसके अंदर बताया है जो इंडिया के टेक्सटाइल है वो 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल को दर्ज किया गया है किसके अंदर, यूनेस्को की में। यूनेस्को ऑन थर्सडे रिलीज ए लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ द कंट्री। टूडे एम्ब्रॉयडरी Toda embroidery and sungadi from Tamil Nadu, Himroi from Hyderabad, and Bandha tie and dye from Sambalpur in Odisha were some of the textile that made the cut। यानी कि जिन टेक्सटाइल को किस में दर्ज किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में, उसमें से कुछ ये भी हैं। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल्स इंडियन टेक्सटाइल्स, लिस्ट द हिस्टोरिकल्स एंड लीजेंड्स बिहाइंड द टेक्सटाइल, डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेटेड एंड सेक्रेट प्रोसेस बिहाइंड देयर मेकिंग। यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हैंडीमैन हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाए हैं, जिन्होंने सब ये क्राफ्ट बनाए हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट प्रोसेस था इन्हें बनाने के लिए। अब हमने ये तो जान लिया कि 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल को यूनेस्को में क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। अब इस आर्टिकल में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। यूएन की क्या है, एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी। यूएन का एम है, इसमें यूएन का जो एम है, एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, यानी कि यूनेस्को का काम क्या है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में एंड कल्चर, यानी कि पूरे ग्लोब में कोऑपरेशन करना एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में, कल्चर में। इसके आपको 193 मेंबर स्टेट देखने को मिल जाएंगे और इसके 12 एसोसिएट मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज पार्टनर्स इन द नॉन गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, प्राइवेट सेक्टर। इसका हेडक्वार्टर आपको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को के 53 रीजनल फील्ड ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड 199 इसके क्या है, नेशनल कमीशंस हैं। एंड ये ग्लोबल मैंडेट है। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 1945 में। इसका सक्सेसर पहले, इससे पहले कौन था, लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है। इसकी एजेंसी का गोल क्या है कि वो गवर्निंग कल्चर, स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन फ्रेमवर्क देखे। यूनेस्को फाउंडिंग मिशन विच वाज सेव्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फाउंडिंग इसका मिशन चला था टू एडवांस पीस को एडवांस कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आ सकें, एंड ह्यूमन राइट्स बाय फैसिलिटेटिंग collaboration and dialogue among nations. It pursues this objective through 5 major program years। इसने अपने 5 मेजर प्रोग्राम को चुना एरियाज में, एजुकेशन में, नेशनल साइंस में, नेचुरल साइंस में, सोशल ह्यूमन साइंसेज में, कल्चर एंड कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशंस में। यूनेस्को ने स्पॉन्सर्स किया प्रोजेक्ट को जिससे वो इम्प्रूव कर सके अपनी लिटरेसी, प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड कम्युनिकेशंस एजुकेशंस, एडवांस साइंस, प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंट मीडिया एंड प्रेस को फ्रीडम दिला सके, हो प्रिजर्व कर सके रीजनल एंड कल्चर हिस्ट्री एंड प्रमोट कर सके कल्चरल डाइवर्सिटी को। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसकी एब्रीविएशन है यूनेस्को। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। टाइप एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है। लीगल स्टेटस ये इस टाइम पे एक्टिव है करंट में। हेडक्वार्टर इसका वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। हेड इसके ऑडरी ओजिवली है जो डायरेक्टर जनरल है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया गया है जो एडवर्टीजमेंट आया है, यानी कि अभी क्या करा है, ये राजस्थान में उड़ान स्कीम को क्या कर दिया गया है, स्टेट बजट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, उड़ान स्कीम को समझना है। तो उड़ान स्कीम एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने, जिससे गाइडेंस ली गई थी, किसकी गाइडेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एड्रेस ये था, यानी कि इसके फंक्शन ये थे कि वो एनरोलमेंट करेंगे गर्ल्स स्टूडेंट का इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, और टीचिंग गैप बिटवीन द स्कूल एजुकेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में। यानी कि इससे क्या हो, इससे गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के ऊपर बात हुई थी। यही क्या थी, पूरी उड़ान स्कीम थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो एडिटोरियल पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि स्लेज हैमर, यानी कि ताकतवर स्टाइल देखने को मिला है। जो होम मिनिस्ट्री ने अभी डिसीजन किस चीज़ पर लिया है,
पीएफआई को बैन करने पर। 5 साल का बैन लग चुका है पीएफआई पे, जो कि एक केरला और कर्नाटक कोस्ट की क्या है, एक नॉन एनजीओ देखने को मिल जाएगी। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, पीएफआई। तो पीएफआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में बनी हुई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इंगेजेस इन एन रेडिकल्स एंड एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। ये हिंदुत्व ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। इसको बैंड कर दिया गया है अभी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अंडर द यूएपीए एक्ट के अंदर ऑन 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए। पीएफआई को फाउंड किया गया था 2006 में। इसको मर्जर किया गया दो बॉडी के साथ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीसी और एनडीएफ और कर्नाटक फ्रॉम एनकेएफडी। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती है कि वो नया सामाजिक मूवमेंट लाती है जिससे वो पीपल्स को जस्टिस दिलाती है, फ्रीडम करती है और उनकी सिक्योरिटी को मदद करती है। ये मुस्लिम्स के रिजर्वेशंस के लिए बनाई गई थी। 2012 में ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे और उसने क्या करा, इनोसेंट सिटीजन्स को बचाया भी है जो यूएपी के अंदर आए थे। पीआईएफआई को हमेशा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एंटी सोशल एक्टिविस्ट पार्टी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने भी क्लेम किया था कि इसको बैन कर देना चाहिए। ये टेररिस्ट आउटफुट इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया सीमी और से एफिलिएट करती है इंडियन मुजाहिदीन से। पीएफआई का हमेशा वॉयलेंट क्लेसेस देखने को मिले हैं आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ। ये एक पार्ट है केरला का और कर्नाटक का। एक्टिविस्ट के पास मिले हैं लीथल वेपन्स, बम्स, गन पाउडर, स्वार्ड्स और अथॉरिटी ने ये सब चीज़ बताई हैं। और सेवरल एलिगेशन लगी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे कि इसका लिंक तालिबान और अलकायदा के साथ देखने को मिल जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ ये मिली हुई है, जिसके साथ इसका मर्जन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल वुमेंस फ्रंट एनडब्ल्यूएफ और कंपास फ्रंट ऑफ इंडिया। इनको भी बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। प्रीडिसर इससे पहले कौन था, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, उसको ही मिलाकर अब इसको बना दिया गया है पीएफआई को। फॉर्मेशन कब इसकी, 22 नवंबर 2006 में। मार्जर किस किस को मिलाकर बनाया गया, तो कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, मनीथा मीथी पसारिया। टाइप क्या है इसकी, इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज इसका है मुस्लिम पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन करना और हिंदू सनिज्म को काउंटर करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन ओएम अब्दुल सलाम है और वाइस चेयरमैन इसके ईएम अब्दुल रहीमान है, रहीमन। और इसके जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसको 5 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। तो इस आर्टिकल में हमें पढ़ना है ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशंस बिल 2022 को लेकर। और इसमें ओटीटी कम्युनिकेशंस के लिए इंडिया ने क्या क्या रूल बनाए, इसको देखकर भी हमें इसको पढ़ना है। तो इंडियन टेली कम्युनिकेशन बिल 2022 की बात करें तो अम्ब्रेला लेजिस्लेचर यानी कि बिल को रिप्लेस कर दिया गया एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के द्वारा 1885 में जो बनाया गया था, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोसेशंस एक्ट 1950 दैट करंटली गवर्न द टेलीकॉम सेक्टर। इन सब को हटाकर अभी इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 लाया गया है। एमलगेशंस की बात करें, Telecommunications Bill aims to consolidate and amend existing law governing provisions, development, expansions, and operations of telecommunication service network and infrastructure and assignment of the spectrum। अब हमने टेलीकम्युनिकेशंस बिल के बारे में जान लिया, यानी कि जो पुराने बिल हैं उनको हटाकर अब इस बिल को लाया गया है। अब इसके बारे में आगे भी आर्टिकल आएंगे तो उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो आज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।